ओके, गुड इवनिंग। आगे अब सेक्शन 36 में कौन कौन सी डिडक्शन अलाउड है प्रॉफिट्स एंड गेन्स में, वो बता रही हूँ। अभी तक हमने सेक्शन 30 टू 35 की सारी डिडक्शन करी थी। अब सेक्शन 36 में है, नंबर 1 इज इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सारे आपकी बुक में दी हुई है, आप प्लीज उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लेना बस। इंश्योरेंस आपका स्टॉक, स्टोर्स, कैटल एक्सेट्रा पे कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस मतलब उसकी करा रखी है और उसके इंश्योरेंस प्रीमियम पे हो रहा है, तो वो सारे का सारा अलाउड है। नेक्स्ट इज हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। एम्प्लॉइज का एम्प्लॉयर्स जो होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम करा के रखते हैं, ताकि इन केस ऑफ एनी नीड, कोई बीमार होता है या कुछ भी है, उसकी वो पैसे थ्रू दैट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ही चला जाता है। तो ये जो है अलाउड होगा ओनली इफ इट इज पेड बाय अ चेक। अगर क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ है तो वो अलाउड नहीं करना है, हमने उसको डिसअलाउ करना है। नेक्स्ट इज बोनस और कमीशन। बोनस और कमीशन इन द ईयर ऑफ पेमेंट आता है हमेशा, और अगर एक्चुअली पे किया हुआ है तो ही उसको लेते हैं, ड्यू बेसिस पे ये नहीं आता है बोनस का। तो और इट शुड बी पेड बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न। जैसे अब हमारा ईयर क्लोज हो जाता है 31 मार्च को, लेकिन रिटर्न फाइल करने की डेट जो होती है थोड़ी आगे होती है। कई जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए 31 जुलाई है, कंपनीज के लिए अलग है, फर्म्स के लिए अलग डेट्स हैं। तो आपको क्वेश्चन में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न दिया हुआ होगा, उस डेट से पहले ये पेमेंट हो जाती है तो भी अलाउड होगी, इवन इफ इट इज आफ्टर 31 मार्च। मतलब कि रिटर्न फाइलिंग से पहले पहले पेमेंट हो गई है तो उसी साल में ये अलाउ कर दिया जाएगा जिस साल का ये पेमेंट होता है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट। अब इंटरेस्ट ऑन बोरोड अमाउंट कब अलाउ होगा? अगर वो बोरोड बिजनेस के लिए है, सिर्फ बिजनेस के लिए यूज होना चाहिए वो बोरोइंग्स जो हैं, और यूज फॉर कैपिटल एसेट्स या स्टॉक इन ट्रेड। ऑब्वियसली बिजनेस के लिए कोई कैपिटल एसेट खरीदा है या स्टॉक इन ट्रेड के लिए है, और डिसकंटिन्यूड बिजनेस के लिए अगर बोरो किया हुआ है तो उसकी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगी उसमें। देन इंटरेस्ट आउटसाइड इंडिया अगर पे किया जा रहा है, कहीं बाहर से बोरो किया है, तो आउटसाइड इंडिया अगर पे हो रहा है तो वो उसकी डिडक्शन तभी अलाउ होगी अगर उसके ऊपर टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कर लिया गया हो, तो ही उसकी पेमेंट आउटसाइड इंडिया हम अलाउ करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। देन इंटरेस्ट फॉर द पीरियड बिटवीन डेट ऑफ टेकिंग द लोन, जिस डेट पे लोन लिया है, टिल द टाइम वो एसेट जिसके लिए लोन लिया है या जो उस पैसे से खरीदा गया एसेट इज पुट टू यूज, दोनों के बीच में जो गैप है, मतलब सपोज उसने लोन लिया 1 अप्रैल को और एसेट खरीदा, और एसेट यूज में आया एक्चुअली 1 अक्टूबर से, तो वो जो 6 महीने का टाइम है उस पीरियड के बीच में का जो इंटरेस्ट है, जो पेमेंट, लोन तो ले लिया 1 अप्रैल को तो इंटरेस्ट तो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो नॉट अलाउड होता है। ओनली आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज, उसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट्स जाती हैं वो अलाउड होती हैं। देन जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं कि कई बार बॉन्ड्स इशू करती हैं कंपनीज जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट जो है ओनली ऑन मैच्योरिटी लास्ट में मिलता है, इन बिटवीन कुछ नहीं मिलता है उसके अंदर, तो उसका जो डिस्काउंट है, अगर वो डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं तो अमाउंट पेबल ऑन मैच्योरिटी माइनस द अमाउंट रिसीव्ड ऑन इशू, ये करके जो भी आपका डिस्काउंट बनता है उसमें वो आपका अलाउड हो जाता है डिडक्शन। डिडक्शन क्या होगी? प्रो रेटा बेसिस पे होगी लाइफ ऑफ द बॉन्ड। अगर 5 साल का बॉन्ड है, 10 साल का बॉन्ड है, तो ये चीज पहले कैलकुलेट करके डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 5 जितना भी लाइफ है उसका, वो उस अगले उतने सालों के लिए वो अलाउड होगा। नेक्स्ट इज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, सुपर एनुएशन फंड वगैरह में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, ये सब हमने किया था सैलरीज के चैप्टर में। सैलरीज के चैप्टर में हम एम्प्लॉइज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे कि एम्प्लॉइज जो कंट्रीब्यूट करता है उसको क्या मिलता है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉइज के, तो वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेगा वो वाली अमाउंट, क्योंकि उसकी तो एक्सपेंस है वो। तो ये भी अगर बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अगर पे हो चुका है तो ही अलाउ होगा ये वाला, और यूआरपीएफ की पेमेंट्स नहीं अलाउड है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। देन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड, जो हमने पेंशन फंड्स पढ़े हैं सैलरीज में, उसमें अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है तो मैंने बताया था ये सैलरी चैप्टर में भी 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय तक ही अलाउड है, उससे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर तो वो नहीं अलाउड है, उसको डिसअलाउ कर देना है।
ग्रेचुटी कोई भी पे करता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, वो सारा का सारा अलाउड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता है। देन स्टाफ वेलफेयर फंड में अगर कंट्रीब्यूशन जा रहा है और अगर एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है इसके अंदर, तो जो अमाउंट रिसीव हो रहा है एम्प्लॉय से वो क्रेडिट होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एनिमल्स। अगर बिजनेस ऐसा है कि जहाँ पे एनिमल्स रखने जरूरी हैं, तो इफ यूज्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, तो वो जो उसका जो लॉस होगा, अगर वो एनिमल्स का डेथ हो जाती है एनिमल्स की किसी भी वजह से, तो वो लॉस जो है अलाउड है एज अ डिडक्शन। नेक्स्ट इज बैड डेट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चंस में आता है। बैड डेट्स अलाउ कब होंगे बिजनेस में? अगर वो सचमुच में इररिकवरेबल हैं। अब ये ओनस ऑफ प्रूविंग ऑन द असेसी होता है कि वो सचमुच में इररिकवरेबल हैं, उसने मतलब काफी एफर्ट्स किए उसको रिकवर करने के लिए, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाए, ये सारा कुछ उसको शो करना होता है। देन नेक्स्ट इज वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। बैड डेट्स ये नहीं है कि किसी और बिजनेस से, जिस बिजनेस के बैड डेट्स वो डिडक्शन क्लेम कर रहा है उसी बिजनेस के बैड डेट्स होने चाहिए, एंड जिस डेट से रिलेटेड वो बैड डेट्स है वो डेट बुक्स में रिकॉर्डेड होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज बिजनेस अगर डिसकंटिन्यूड है पिछले साल में, जिस साल का आप बना रहे हो उससे नहीं, उससे पिछले साल का अगर बिजनेस डिसकंटिन्यूड है, उसके बैड डेट्स नहीं अलाउड है इसके अंदर। अब कई बार क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर भी हो जाते हैं अगले सालों में, तो रिकवर्ड अमाउंट जो है वो हमारी इनकम होती है, वो इनकम उतनी ही अलाउ करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्रेडिट करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने की डिडक्शन मिल चुकी है। सपोज बैड डेट था 20,000 रुपए का, ठीक है, लेकिन इनकम जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने अलाउ किया बैड डेट को प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करना सिर्फ 10,000 रुपए। कुछ सालों के बाद 14,000 रुपीज मिल जाते हैं उसी बैड डेट से, तो हमें सिर्फ 10,000 ही उसकी इनकम अलाउ करना अलाउड होगा। जो 4,000 हमें एक्स्ट्रा मिले हैं मतलब अदर देन द अमाउंट अलाउड फ्यू इयर्स अगो, वो नहीं लेंगे हम, उसको इनकम ट्रीट नहीं किया जाता है। ओनली द बैड डेट्स अलाउड जो होंगे उतना का ही अमाउंट रिकवर्ड जो है अलाउड होगा एज इनकम। देन इज बैड डेट्स ऑफ बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता रही हूँ, आपकी क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है। बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के अगर कोई बैड डेट्स हैं तो उसमें दे कैन क्रिएट अ रिजर्व फॉर देयर बैड डेट्स। और कितना रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं, वो है जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं वो अपना 85% ऑफ द टोटल इनकम क्रिएट कर सकती है एज अ रिजर्व फॉर बैड डेट्स, या 10% ऑफ द एडवांसेस मेड इन द रूरल ब्रांचेस। जो रूरल ब्रांचेस हैं वो अपना 10% ऑफ द एडवांसेस मेड को बैड डेट्स डिक्लेयर कर सकती हैं, उसका रिजर्व मतलब क्रिएट कर सकती हैं। फॉरेन बैंक्स कितना कर सकते हैं, 5% ऑफ द टोटल इनकम। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी 5% ऑफ द टोटल इनकम, एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज भी 5% ऑफ द टोटल इनकम रिक्रिएट कर सकती हैं रिजर्व। देन स्पेशल रिजर्व जो है नॉट अलाउड है, अलग से स्पेशल रिजर्व कोई अलाउ क्रिएट करना अलाउड नहीं है। लेकिन अगर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करती है, किस चीज के लिए, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए, उसको 20% ऑफ द टोटल इनकम अलाउड है स्पेशल रिजर्व क्रिएट करना। देन स्पेशल रिजर्व जो है शेड्यूल्ड बैंक्स के लिए 20% ऑफ द टोटल इनकम अलाउड है। देन ये इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग। अगर आपके पीएनएल अकाउंट में एसएससी ने एक्सपेंसेस ऑन फैमिली प्लानिंग दिखाया हुआ है, तो ये तभी अलाउड होगा अगर एसएससी इज अ कंपनी एसएससी। अगर कोई नॉर्मल सोल प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फर्म है, उसको ये फैमिली प्लानिंग के एक्सपेंसेस डेबिट करना अलाउड नहीं है। देन अगर इस फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाया हुआ है तो वो 5 इयर्स तक उसको राइट ऑफ कर सकते हैं, मतलब उसको अगले 5 सालों तक डेबिट कर सकते हैं प्रोपोर्शनेटली टिल 5 इयर्स। देन एसटीटी क्या होता है, एसटीटी होता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। अगर कोई बेचा है शेयर, कोई भी बिजनेस है जिसका काम शेयर्स और डिवेंचर्स वगैरह का बेचने खरीदने का काम है, तो उसके ऊपर बेचने खरीदने पे एसटीटी लगता है, तो वो एसटीटी जो है वो टैक्स होता है, उसको वो डेबिट करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउड है। देन नेक्स्ट इज कमोडिटी ट्रांजैक्शन। अगेन जैसे हम सिक्योरिटीज शेयर खरीदते बेचते हैं, वैसे कमोडिटीज भी बेचते खरीदते हैं। कमोडिटीज में और क्या आ सकता है, आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बहुत सारी चीजें लोग इवन द और जो ज्वेल्स वगैरह होते हैं वो भी
करते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, डायमंड्स वगैरह भी होते हैं, डायमंड्स के अलावा और प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, वो सारे कमोडिटीज के अंदर आते हैं, तो वो उसको भी बेचने खरीदने के ऊपर टैक्स लगता है और वो भी अलाउड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करना। देन अगेन एक्सपेंसेस बाय शुगर मिल्स, ये हमने एग्रीकल्चरल इनकम में भी पढ़ा है, उसके शुगर केन के जो खर्चे होते हैं शुगर मिल्स के जो खरीदने के खर्चे हैं वो सारे अलाउड है डेबिट करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ये हमारे सारे खर्चे हो गए अंडर सेक्शन 36। अब मैंने सिर्फ सेक्शन 37 के थोड़े से बताने हैं, वो बहुत जनरल से खर्चे हैं, तो इतना ज्यादा वो नहीं है, मतलब उसको देख के पता चल जाएगा कि सारे बिजनेस से रिलेटेड है। वो करके फिर हम फुल फ्लेज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में।